अलग ही लफड़ा है। आपने एक एमएससी मैथ्स और स्टैट्स दोनों किसमें किया? जी जी। मतलब कैसे किया? मतलब दोनों एक साथ? एक साथ कहाँ किया? मेरा एमएससी मैथ 2016 से 18 में हुआ है, एमएससी स्टैट्स 19 से 21 में हुआ है। तो कर सकते हैं। अरे एक साथ थोड़ी होता है, तो अलग अलग टाइम पे तुम 4 बार एमएससी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तुम एमएससी जितने भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में करो, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ एक सब्जेक्ट में सर 2 बार भी कर सकते हैं क्या? एक सब्जेक्ट में 2 बार कर सकते हैं। हाँ एक सब्जेक्ट में 2 बार। अभी मेरा स्टूडेंट शत्रुघ्न है जो आईटी कानपुर से पास आउट हुआ है, वो पहले पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था, अब वो कानपुर से एमएससी किया है। रोहित है, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी, अब कानपुर से कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेम सब्जेक्ट में दोबारा एमएससी करते हैं, ऐसे भी होते हैं। जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए या आगे बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, पीएचडी के लिए, आईआईटी तो है ऐसे बच्चे जो करते हैं। और ये सब वही लोग हैं जो एमएससी सीट नहीं मिलती। हाँ एमए के स्कोर से एमएससी सीट नहीं मिलती है। नहीं, एमए जैम एमए से कहीं भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन नहीं होगा। अगर जैम एमएस से एमएससी मैथमेटिक्स में जरूर हो जाएगा। एमएस ये एमएस देके मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का जैम देके एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन जैम मैथमेटिक्स देके एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चलिए, तो हम लोग आते हैं 12th हो गया ना, तो चार्ट देख लेते हैं जो भी था क्वेश्चन रह गया था। सो एक ठीक है, 1 बाय 1 कर लेते हैं। देखो 14 हो ही गया ना, अभी तो आपके क्वेश्चन तो हो ही गए। 5 12 14 तीनों हो गए। चलिए ठीक है ना, तो इसमें थोड़े ऑप्शंस के 12th में मिस्टेक था। 7 9 15 18, तो 7 9 15 18 कौन कौन सा हो गया इसमें से? 7 हुआ, 7 हो गया। 9 बताओ भाई, इसमें क्या डाउट है? अमन हो गया? 7 9 फिर आपके थे 15 18। 15 में क्या है बोलिए? तो ये है क्या कि जैसे हमने एक थ्योरम बताया था आपको भी और पूरी क्लास को। होता क्या है कि जैसे मान लो थीटा x1 से भी ज्यादा है और थीटा x2 से भी ज्यादा है, देन इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा? तो आपको कुछ चीज का आइडिया नहीं है शायद, इसीलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये थ्योरम है कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए थीटा इज मोर देन इक्वल टू x1 एंड थीटा इज मोर देन इक्वल टू x2 इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? कोई बताओ जिनको आइडिया है। थीटा इज मोर देन मैक्सिमम ऑफ x1 एंड x2 जी। तो ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है। तो ये लगाओ, जैसे आप यहां पे देख लो, तुम
तो क्या करो, इंडिविजुअली सोचो इसको, इस तरह क्वेश्चन में डाउट हो तो ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है, क्या ध्यान रखना मोर देन का सीन है, यहाँ पे मोर देन का सीन है, तो मोर देन में मैक्सिमम आएगा। और दूसरा इसी का इक्विवेलेंट थ्योरम है कि मान लो थीटा लेस देन इक्वल टू x1 एंड थीटा लेस देन इक्वल टू x2, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, बोलिए, दोनों से छोटा है, मिनिमम ऑफ थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ x1 एंड x2। ठीक है भैया अमन, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो सर ये जो कांसेप्ट टेस्ट हो सकता है, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का है, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि x लेस देन 1 है एंड x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जो जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जब आप लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते थे लोअर क्लास में या 10th क्लास में 11th क्लास में, तो ऐसे होता था ना कि एक तरीके से आ गया लेस देन इक्वल टू 1 एंड दूसरे तरीके से लेस, इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, वो सबसे कम वाले से कम या बराबर हो। हाँ तो कम वाला का मतलब क्या, मिनिमम ही तो हो गया, तो इसका सॉल्यूशन होता है कि जो मिनिमम होगा, तो जो मिनिमम 1 है इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो जो मिनिमम होगा, तो वही हमने यहाँ किया है कि छोटा है तो मिनिमम लेंगे, ये उल्टा हो जाता, इसी में उल्टा हो जाता, तो ये सब थोड़ा बेसिक्स तुम्हें काम करना पड़ेगा। जैसे एक कोई नहीं तो हो जाएगा हमारे साथ, ठीक, x मोर देन इक्वल टू 1, x मोर देन इक्वल टू 2 बोलेगा, बताओ तो x क्या वैल्यू आएगी, ये, तो जब मोर देन का सिचुएशन आएगा तो कॉमन सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो मैक्सिमम है तो 2 आ जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा x मोर देन इक्वल टू 2। सो अगर ये दोनों हैं तो ये इंप्लाई करेगा x मोर देन इक्वल टू 2 को, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे इंडिविजुअली ई इंटरसेक्शन f लेस देन है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट, तो हालांकि लेस देन है मैक्सिमम क्यों आएगा, तो पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है ना, नॉट ऑलवेज ट्रू, तो पहला ही नॉट ट्रू, बाकी ट्रू होगा। करके देखो, बताओ क्या डाउट है, पर देखो अब समझ के, हाँ तो ये थ्योरम लगाओ ये वाला, तो ये आ जाएगा। अगर है ना लेफ्ट साइड दोनों से भरा तो ये देख लेना कि इंडिविजुअली, जैसे ई एक देख लो एग्जांपल के लिए, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी पी से ज्यादा होगी, ई यूनियन एफ पीएफ से भी ज्यादा होगी, तो ई यूनियन एफ मोर देन को दोनों का मैक्सिमम ज्यादा होगी, तो जब मोर देन है तो मैक्सिमम आएगा, लेस देन तो मिनिमम आएगा, ये तो इसको लगाओ। तो आपका हो गया, अगला क्वेश्चन था 7 9 15 18, तो आपका है 15 18। सो 18 में क्या डाउट है बताइए। ये सब एक पीवाईक्यू था, जस्ट टेस्ट करने के लिए किन बच्चों ने सिंसियरली पीवाईक्यू किए थे, और आपने से बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट तो किए होंगे बट टेस्ट में आपके फुल मार्क्स नहीं आए, सो मींस आपने बहुत अच्छे से नहीं सीखा। मैं बताना चाह रहा हूं इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप इस तरह से पढ़ो कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर पाओ। होता क्या, बच्चा पूरे साल बहुत मेहनत करता है, एग्जाम में मार्क्स ही नहीं आते, तो घर पे वो कुछ इस तरीके से मेहनत कर रहा है कि एग्जाम को हेल्प ही नहीं कर रहा, तो उसको तरीका बदलने की जरूरत है। जैसे इस टेस्ट में वही चीजें हैं, अगर एक जो बच्चा सारा असाइनमेंट किया है तो उसके फुल मार्क्स आने चाहिए थे, 100% मार्क्स आने चाहिए थे। इफ 100% नहीं आ रहा है तो आपको सीखना कि आपके अप्रोच में क्या गलती है, आपको जो पढ़ाई की, क्योंकि वही क्वेश्चन जो आपने रेडी कर रखे हैं वही क्वेश्चन में पूछा गया है, जस्ट टू टेस्ट कि कौन बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, ये चीज है। ये पीवाईक्यू है, ये जैन 2022 का है, ये जैन या गेट 2022 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये। गेट का होगा, जाम का। हाँ गेट का होगा, गेट का भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, गेट 2022 का होगा फिर ये। हाँ जैम या गेट का है, मतलब एटलीस्ट कहने का अप्रोच, जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं, गेट का अलग ही होगा ये, क्योंकि पीवाईक्यू ही है एक्चुअली। चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो आपको सैंपल स्पेस दिया है 1 2 3, मतलब पूरा नेचुरल नंबर आपका सैंपल स्पेस है यहाँ पर, ठीक। सो सपोज दैट ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट्स, जितने भी सबसेट है वो ओमेगा इवेंट्स हैं, तो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी सबसेट इसका इवेंट है, तो इसका मतलब बस ये बोलना है कि जहां सिग्मा फील्ड एक्चुअली पावर सेट है सैंपल स्पेस का। अब let p be the probability function such that कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 है,
ये नेचुरल नंबर ही है। सो किसी भी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आपसे पूछ रहा है ये, सो दे आर आस्किंग कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अच्छा देखो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक काम करो, मैं शुरू में क्या करता हूं, मैं एग्जांपल से स्टार्ट, कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसका सपोर्ट या जिसका सैंपल स्पेस नेचुरल नंबर हो, ऐसा कोई पीएमएफ बताओ मुझे या प्रोबेबिलिटी बताओ, कुछ आइडिया है? देखा हो तुमने जो, एक तो आपको ये याद होगा, मैं अक्सर यूज करता हूं ये, जहां x की वैल्यू चलता है, ये मैंने लिखा रखा है कई बार। तो एक तो ये एग्जांपल है, यार ना समेशन करेंगे तो कितना आएगा, टोटल सम 1 होता है ना प्रोबेबिलिटी का, तो यहां ऐसा समझ लो आप, ये मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं। सो आप इसकी जगह ये लो कि 1/i और यहाँ i हो गया i स्क्वायर, जहां i की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये समझो। सो हर नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी है 6/pi² इनटू दिस। दूसरा इस तरह का बनता है, ये हो जाएगा यस यस करेक्ट। तो आप ज्योमेट्रिक जैसे ले लेंगे, एग्जांपल में तो हाफ ही ले लो, हाफ की पावर i, ये हो जाएगा। सो 1/2 की पावर i समझ सकते हो। इसका टोटल हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी का सम निकालोगे तो 1 आ जाएगी, है ना, a/1 - r 1 आ जाएगी। अब सर बाइनोमियल भी ले सकते हैं, एक व्यू क्या बाइनोमियल का सपोर्ट नेचुरल नंबर होता है? जीरो भी होता है इंक्लूडेड। हाँ जीरो भी होता है, यहाँ तो बोला है कि पूरा हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो। क्या बाइनोमियल में हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी इंफिनिटी तक? तो आंसर इज नो, ठीक है ना, बाइनोमियल इज नॉट सुटेबल एग्जांपल हियर। तो पता नहीं मुझे बाइनोमियल से आपको इतना प्यार क्यों है, आप कहीं भी बाइनोमियल लगा देते हो। हाँ जी चलिए, बोलो। तो इन पे चेक करो, इनके हिसाब से ऑप्शन देखो, जो फॉल्स होगा तो पक्का बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा। जो ट्रू हो सकता है उसका एक आइडिया ले सकते हो आप। तो जरा समझो हो क्या रहा है। एक्चुअली 1 पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, 2 पे भी पॉजिटिव है, 3 पे भी पॉजिटिव है, 4 पे भी पॉजिटिव है। आपको पता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मैं ऐड करूंगा तो 1 आएगी। तो एक तो यहां से श्योर है कि हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है और सबको ऐड करने पे 1 आ रही है। इसका मतलब हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 से तो कम ही होगी, ऑब्वियस है ये, तो किसी भी पॉइंट पे 1 से कम होगी। और दूसरी बात ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी? क्योंकि सम कन्वर्ज करना चाहिए। आपको एक चीज आइडिया है ना। अच्छा मैं अगर आपसे बात करूं कि ये प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये किसके इक्वल होगी? 1 के। तो मतलब ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट क्या होगी? तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ i जो होगा ये 0 की तरफ जाएगी जब i इंफिनिटी की तरफ जाएगी, राइट? ये समेशन an, यहां i की जगह n लिख सकता हूं। अगर आपको i में प्रॉब्लम तो आप n लिख लो, i की जगह n लिख लो आप, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो यहां मैं n लिख दूं अगर, तो ये हो गया pn। सो ये जो pn है दैट कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि हमने सीरीज जस्ट पढ़ा है आपने। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 0 की तरफ जाएगी जब n बहुत लार्ज हो जाएगा। और अब पहला ऑप्शन समझो, तो ये प्रॉपर प्रूफ ही लिख दिया एक्चुअली। ये जो लिखा हूं पहले पार्ट का प्रूफ हो गया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इवेंट a सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a 0 और एप्सिलॉन के बीच होगी। तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से तो कम होगी। ये तो डेफिनेशन था कन्वर्जेंस का, अगर आप याद हो लिमिट के कन्वर्जेंस का, कि उसका डिफरेंस कोई नंबर अगर ये नंबर 0 पे कन्वर्ज, इसका क्या मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत क्लोज होगा। कितना क्लोज होगा? एप्सिलॉन से भी कम होगा।
तो एक ऐसा नंबर तो मुझे बहुत लार्ज जरूर मिल जाएगा, इसमें बोला देयर एग्जिस्ट बोला है। तो एक ना एक नंबर मुझे सैंपल स्पेस में, एप्सिलॉन कोई एक आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है, हो सकता है एप्सिलॉन 1/100, 1/1 था। एप्सिलॉन को डिफाइन नहीं किया क्वेश्चन। नहीं क्या रियल है या नहीं है, ये देखो यहाँ फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, क्वेश्चन में लिखना चाहिए रियल है। क्वेश्चन में क्यों लिखेगा, ये ऑप्शन में लिख रहा है तो क्वेश्चन में लिखने का मतलब ही नहीं है। एप्सिलॉन तो क्वेश्चन से मतलब, यहाँ तो ऑप्शन से मतलब है, और इस एप्सिलॉन का मतलब सिर्फ ऑप्शन ए से है, तो क्वेश्चन में क्यों लिखेगा, ऑप्शन में लिखेगा ना। ऑप्शन में भी रियल नहीं दिखाई रही है। अरे भाई पॉजिटिव लिखा तो रियल ही है, कभी आपने सुना है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है कभी आपने, सुना ही नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा कभी वर्ड ना तो बुक में देखा होगा ना कभी सुना होगा कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी तो सिर्फ रियल नंबर बात होगी, तो ऑब्वियस है, ये कह रहा है पॉजिटिव है तो रियल ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको क्या लगता है, रियल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, एप्सिलॉन अगर नहीं लिखा है पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब अगर रियल नहीं है तो क्या है। तो कुछ चीजें जो आपको पहले से पता होना चाहिए ना। तो ऑब्वियस है फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0, तो एप्सिलॉन मोर देन एप्सिलॉन रियल नंबर है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं लिखा है तभी आपको समझना पड़ेगा कि ये रियल नंबर ही है, क्योंकि रियल नंबर के अलावा कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है यहाँ पे, है ना। कॉम्प्लेक्स कभी पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। -3i जो है इसको नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नहीं नहीं है, कहीं बुक में लिखा दिखा दो मुझे। -2 -3i नहीं है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कोई टर्म ही नहीं है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कोई कांसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर उससे कॉन्जुगेट कर सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ उससे कॉन्जुगेट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ कॉन्जुगेट होते हैं वो अलग है, यहाँ पे नेगेटिव पर्सन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो और ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये भी नहीं कह सकता मैं गलत है दिस दैट, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है गेट में। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट इवेंट a such that 0, yes दिस ऑप्शन इज ट्रू। या देख लो, अगर मैं बहुत लार्ज नंबर n ले लूं तो 0 पे नहीं चली जाएगी, और 0 पे कन्वर्ज करेंगे तो एप्सिलॉन छोटी है, ठीक है जी। तो ये प्रूफ हो गया इसका पहले स्टेटमेंट का। दूसरा क्या है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स। हाँ सर हो जाएगा। सो इन दोनों के बिहार में सोचो तो आपको समझ आएगा। ये दोनों एग्जांपल है, ये पीएमएफ लिखा है ना, मतलब क्या पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा, सैंपल स्पेस है ना, ईच पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, इसके हिसाब से थोड़े सोचो। बी ऑप्शन गलत इसीलिए है क्योंकि दोनों तरफ अगर सीरीज लगा दोगे ना तुम, तो इसका सीरीज और ये जब सीरीज लगाओगे तो ये सीरीज डाइवर्स करेगी। ये 1/10 की पावर 6 है, 1/10 की पावर 6 की सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी डाइवर्स करेगी, ये प्लस इंफिनिटी है। तो ये कहना चाह रहा है अगर मैं दोनों तरफ समेशन लगा दूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी सैंपल स्पेस की वो इंफिनिटी हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है ये। बाकी ऐसे ही है, देयर एग्जिस्ट i such that i की प्रोबेबिलिटी j से ज्यादा होगी। कोई भी दो डिफरेंट नंबर ले लो, एक 1 एक 2, तो हो गया, देयर एग्जिस्ट की बात कर रहा है। फिर यहाँ सीक्वेंस पूछ रहा है कि a के बी a sequence of events such that summation a के तो फाइनाइट है, then for each I belongs to omega, for each, so whatever I you choose from omega, there exists n, capital N, which may depend on I, such that I will not belong to union of a के k from n to infinity। तो कह रहा है कि मान लो I तुमने कुछ चूज कर लिया, एग्जांपल के लिए I 100 चूज कर लिया मान लो, तो एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, तो n मैं ले लूंगा 101, है ना, इसने कहा है इस तरह से कि I जो है 100 will not belong to union of a k from 101 to infinity, yes। सो मैं यहाँ ai सेट जो लूंगा वो I को लूंगा, तो देख लो ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मैंने I फिक्स किया है तो तुम यहाँ I से स्टार्ट कर लो, I+1 से, सो दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो थोड़े से सोचना पड़ेगा। हाँ ब्लर होने के कारण थोड़ा छोटा मतलब साफ दिखाई देगा। हाँ इसमें साफ में दिखाई देगा। तो अब देखिए अभी ठीक है,
अभी थोड़ा दिक्कत होगा शायद। एक्चुअली इस कैमरे में थोड़ा साफ करना पड़ेगा, बहुत दिनों से रखा हुआ था ना, मुझे लगता है ना थोड़े इसके स्क्रीन पे धूल जम गया है, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये साफ ना दिखा रहा हो। तो ये रखा हुआ था ना बहुत दिनों से, ये थोड़ा लग रहा है धूल जम गया होगा इस पे, पता नहीं क्लैरिटी तो थोड़ा सफाई भी करना पड़ेगा ना, एक दिन सर्विस करवा देंगे इसका पड़ेगा, और पैनासोनिक ऑफिस में जाके ना करना पड़ेगा। हाँ शोरूम, हाँ चलिए देखिए। ठीक है देख लो, तो ये ट्राई करो और फिर से ट्राई करो, फिर पूछो। देखो जैम गेट सारे पीवाई को ट्राई करने चाहिए ना, जैसे असाइनमेंट ट्राई होगा तो उसमें वो भी होगा, असाइनमेंट गेट वाले में इन्होंने दिया नहीं है सर, तो मतलब आप पीवाई को देख के कर सकते हो। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 के बाद क्या था? अच्छा 25, तो रुको और लोग किनके रहेगा डाउट्स? तो 25, तो ये 25 में क्या है? ये दो क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? ये कौन बनाता है टेस्ट? क्वेश्चन उठा के रख देते हैं सीधा बिना पढ़े हुए। ये जब दो क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी जितनी वन बॉक्स एम्प्टी, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर occupied। मतलब क्वेश्चन उठाया ऐसे ही चेप दिया। इससे क्या पूछना है? किसका डाउट है? हाँ जी क्या होता है? अच्छा देखो, तो पहला मैं दोनों पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पहला की जो आंसर है वो सेकंड पार्ट का है, ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड है ना, तो उसका आंसर इन्होंने लिख रखा है 0.60, तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। तो ये तो असाइनमेंट बढ़ा होगा मुझे यहाँ तो लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि suppose that 5 distinct balls are distributed in 3 boxes, तो box 1, box 2, box 3, so box 1, box 2, box 3, ये 5 balls है आपके पास। so मुझे बताओ अब 5 डिस्टिंक्ट बॉल है, 3 डिस्टिंक्ट बॉक्स है, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे जहां पे हम 5 बॉल को 3 बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं? टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? कोई बताओ। सो एक बॉल के पास 3 चॉइस है, दूसरे बॉल के पास भी 3 चॉइस है, तीसरे बॉल के पास भी 3 चॉइस है। तो फर्स्ट बॉल हैज 3 चॉइस, सेकंड बॉल हैज 3 चॉइस, थर्ड बॉल हैज 3 चॉइस, फोर्थ बॉल हैज 3 चॉइस, फिफ्थ बॉल हैज 3 चॉइस। सो 3, क्योंकि एक बॉल को फेंकेंगे तो किसी भी एक बॉक्स में जा सकती है, दूसरे बॉल को फेंकेंगे किसी भी एक बॉक्स में जा सकती है। सो 3 चॉइसेस हैं उसके पास, ठीक है। सो टोटल 3 की पावर 5 सैंपल स्पेस में मेंबर आ गया। और यहाँ जो आंसर है इसका पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉक्सेस आर ऑक्यूपाइड। तो आगे क्या था? क्या अभी दोनों पार्ट में सॉल्व कर देता हूं, देखो। तो हालांकि आंसर ये जो आंसर है सेकंड वाले पार्ट का है। सो
तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 बॉल्स को 3 बॉक्स में प्लेस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल बॉक्सेस विल बी ऑक्यूपाइड, मतलब नो बॉक्स विल बी एम्प्टी। सोचो कितना आएगा, सोचो कोई भी बॉक्स एम्प्टी कब नहीं होगा, तो उसमें मिनिमम एक रहना चाहिए। हाँ तो मिनिमम 1 रहना चाहिए। सोचो बाकी लोग बता दो तो समझ आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास टोटल 3 बॉक्स है, 5 बॉल्स प्लेस कर रहे हैं। सर कैसे गुना के कर सकते हैं सर, एक में एक हो और बाकी वो दो में तो कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कैसा होगा, एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट ले लें। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो क्या होगा, सर टोटल केसेस में से 180 और 280 वाला केस हो सकता है जी। तो ये होगा 1 माइनस एटलीस्ट 1 बॉक्स is empty, ये ना। So 1 minus probability exactly 1 box is empty minus probability of 2 boxes are empty। तीनों बॉक्स एम्प्टी तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमने 5 बॉल्स को 3 बॉल्स में डाले हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता तीनों बॉक्स खाली रह जाए, क्योंकि 5 बॉल तो किसी न किसी बॉक्स में जाएगा, है ना, तो तीनों खाली नहीं हो सकता। सो ये कहा नो बॉक्स इज एम्प्टी, सो कॉम्प्लीमेंट है एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो या तो 1 या 2, तीनों खाली नहीं हो सकता। तो अब ये निकालो, हाँ क्यों इक्वल नहीं होगा, से कॉम्प्लीमेंट क्या कहना चाह रहे तुम, नहीं अभी यहां तक देखो, इसे बताओ क्या डाउट है तुम्हें। यहां से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन था नो बॉक्स इज एम्प्टी, इसका क्या मतलब है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, आगे क्या लिखेंगे, लॉजिक तो सही है, हाँ यही बोल रहा था। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, बट इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, मैं ये कह रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी लास्ट वाले की। ये है नो बॉक्स इज एम्प्टी, मतलब 1 माइनस एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी, तो एटलीस्ट हम या तो 1 एम्प्टी होगा या 2 एम्प्टी होगा या तीनों एम्प्टी होगा। क्या प्रोबेबिलिटी, सर वो 9 बॉक्स इज एम्प्टी जब निकालते हैं तो
बॉक्स एम्प्टी हो फिर क्यों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों तो एक ही चीज है। अच्छा अच्छा नो बॉक्स एम्प्टी का मतलब तीनों बॉक्स भरा है, और यहाँ लिखा तीनों बॉक्स खाली है। सेम बात कैसे हो गया? हाँ समझ गया। सर वो 0 हो जाएगा क्योंकि सब तीनों तो खाली रहेगा नहीं, 5 बॉल जाना ही नहीं किसी में, तो 0 होना है। तो निकालो, अब ये 0 हो गया। अब ये निकालो, इसका आंसर बताओ। अब इसका बताओ क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट बड़ा होगा या सेकंड बड़ा या थर्ड बड़ा, तो तीन केसेस हैं। तो मेरे पास 5 बॉल्स हैं, तो अभी मान लो कि दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स खाली है, मान लेते हैं। तो सारे बॉल कहाँ जाएंगे? फर्स्ट बॉक्स में। तो पहले बॉल के पास एक ही चॉइस है, फर्स्ट बॉक्स। दूसरे बॉल के पास एक ही चॉइस है, फर्स्ट बॉक्स। तीसरे बॉल के पास एक ही चॉइस है, फर्स्ट बॉक्स। सो 1 की पावर हो जाएगी 5 अपॉन 3 की पावर 5। तो ये पहला केस था जब मैंने माना कि दूसरा तीसरा बॉक्स खाली है। दूसरा केस है पहला तीसरा खाली हो सकता है, तीसरा केस है दूसरा तीसरा खाली हो सकता है, मतलब पहला दूसरा खाली हो सकता है। तो देयर आर 3 केसेस। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका। 1 माइनस एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। अब एक बॉक्स को एम्प्टी रखना है तुम्हें, और यही पूछा जैसे पिछले पार्ट में। तुम देखोगे जो पिछला पार्ट में इसकी प्रॉपर्टी पहले पूछा था, एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। तो सोचो इसमें एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो पहला बॉक्स एम्प्टी है, तो इन दोनों में जाएगा। पहला मान लिया एम्प्टी है, तो फर्स्ट बॉल के पास 2 चॉइस है, सेकंड बॉल के पास 2 चॉइस है, थर्ड बॉल के पास 2 चॉइस है, फोर्थ के पास 2 चॉइस एंड फिफ्थ के पास भी 2 चॉइस। सो 2 की पावर 5। बट यहां पे 2 ऐसा सिचुएशन है जो फेवरेबल नहीं है। मतलब अगर ऐसा हुआ कि पहला बॉल, मैंने कहा फर्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रख रहा हूं, तो 5 बॉल्स में ईच हैज 2 चॉइसेस, तो 2 की पावर 5 नंबर ऑफ वे होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पांचों बॉल इसमें चला गया हो, ये खाली रह गया हो, तो 2 बॉक्स खाली रह गया। फिर तो या हो सकता है कि पांचों बॉक्स इसमें चला गया हो, ये खाली रह गया हो, तो 2 खाली रह जाएगा। तो इसमें से -2 करना पड़ता है, और अपॉन 3 की पावर, हाँ एग्जैक्टली 1 बॉक्स एम्प्टी। सर 1 2 3 करेंगे सर। हाँ आगे 3। हाँ एक मिनट, ये तो आया कि एग्जैक्टली पहला बॉक्स खाली, सही बात। 3 केसेस और पॉसिबल है, दूसरा खाली हो सकता है, तीसरा खाली हो सकता है। जी अरे भाई तुम लोग दिमाग लगाना चाहते नहीं हो तो कैसे समझ जाएगा। हमने कहा 5 बॉल मेरे पास है, ठीक है ना। सो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक, एग्जैक्टली 1 एम्प्टी, इसका क्या मतलब हुआ? तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि 2 भरे होंगे। अब चलो मान लो पहला खाली है, मैं बोल रहा हूं पहले में नहीं जाएगा, तो इसके पास 2 चॉइस है, ये 2 चॉइस है इसके पास, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है ना, ये दोनों वाला, और बाकी इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 2 चॉइसेस हैं। चॉइस है ना। बट सोचो इसमें कितने कोइंसिडेंसेस हैं, कितने कोइंसिडेंसेस हैं जहां पे एक खाली रह जाएगा इन दोनों में से। ऐसा हो सकता है कि नहीं एक खाली रह जाएगा, हाँ ना। हाँ हो सकता है। क्या होगा बताओ, क्या सिचुएशन होगी जब एक खाली, इन दोनों में से एक खाली रह जाएगा? सर खाली रह जाएगा, पर फिर तो अपना फेल हो जाएगा ना, जो कंडीशन थी एग्जैक्टली 1 वाली। भाई इसलिए तो -2 कर रहा हूँ, ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ मैं कि वो 2 सिचुएशन ऐसी है, वो कंडीशन फेल हो जाएगी, मुझे -2 करना पड़ेगा। वो कौन से 2 कंडीशन है जहां सिचुएशन फेल हो जाएगी, वो तो पूछ रहा हूँ तुमसे, तो घटा रहा हूँ उसको मैं। हाँ वो तो नहीं जाएगा उसमें एक में। अगर 5 बॉल मान लो इसी बॉक्स में चला गया तो ये खाली रह जाएगी। ये 5 बॉल अगर इसमें चला गया तो ये खाली रह जाएगी।
लेकिन मुझे चाहिए कि भाई दोनों भरा हुआ हो, कम से कम एक बॉल तो हो दोनों में। तो यहां टोटल 2 की पावर 5 वेज हैं, बट देयर आर 2 वे जिसमें से इन दोनों में से एक खाली रह जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए दोनों में कम से कम एक बॉल तो हो। तो उसके लिए 2 केस माइनस किया। दिस मेनी केसेस आर देयर जहां पे ये सब थोड़े सोचने से आएगा। एग्जैक्टली 1 बॉक्स इज एम्प्टी, तो ये पहला बॉक्स को एम्प्टी किया हुआ है, हो सकता है दूसरे को एम्प्टी कर दूं, तीसरे को एम्प्टी कर दूं, इसलिए यहाँ पे 3 into हो जाएगा इसमें। तो ये 3 into 2 की पावर 5, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफाई कर लो, ये जो आएगा वही आंसर है इस क्वेश्चन का। कर दो, कर ही देता हूं। तो 2 की पावर 5 होता है 64, 32। अच्छा सॉरी 2 की पावर 4 16, 32 2 30, 30 गुने 3 बटे 3 की पावर 5 कितना? 243। कितना हो गया ये? 93। 3 से कैंसिल हो जाएगा। काटिए, कोई बात नहीं। 81 में 31 घटाइए, 50/81। डेसिमल में निकालो कितना आता है? 0.617। ठीक है जी, देख लो। तो यहाँ 0.60 इसलिए लिखा क्योंकि ये वो है, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि हाँ वही बोलना चाह रहा हूँ। वो देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, आउट हो गया क्या ये? तो सर 0.6 से 0.65। हाँ वही ना, तो उसमें होगा, ये क्या नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से ना, हाँ वो तो ये लोअर बाउंड दिखा रहा है 0.6 से 0.65 होगा, 61 आंसर है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट क्या था आपका? वो 60। किसी का रह गया क्वेश्चन अभी? सेकेंड क्या पूछ रहा है वो? 16 में क्या है बताओ? सर इसका कंडीशन ये बना है, तो आंसर मेरा आया। कंडीशन का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन। तो जब कंडीशनल तो पूछ रहा है तो कंडीशन का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तुम भूल जाओ, इसको हटा दो। इग्नोर करना, वो गिवन वाले को इजीली बन जाएगा, क्योंकि सब में गिवन है ना, तो गिवन से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम ही। आपको पता है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 क्या होता है? यस सर। तो वो लगाइए ना आप। कहाँ इसमें प्रॉब्लम है आपको? लगाए सर, उससे भी नहीं आ रहा। अरे भाई तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? अभी लगाऊंगा फिर कहोगे अभी पता नहीं है। तो दिक्कत ये लगाते नहीं हो तो वैसे तो अभी मैं सॉल्व करूंगा फिर कहोगे सर गलती हो गया था, क्योंकि दोबारा ट्राई करना नहीं है ये। एक तो पहले मुझे समझ आया कि आपको नहीं पता है कंडीशनल यूज कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला सीधा सीधा लगा हो जाएगा, लेकिन किए सॉल्व हो नहीं, लेकिन किए नहीं हुआ। अभी मैं सॉल्व करूंगा फिर कहोगे हाँ अरे यार सॉल्व करो, ये बताओ कि हाँ सॉल्व किया, इस तरह से नहीं। इसमें क्या ही है, कंडीशनल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कंडीशनल से। हो गया क्या ये? अरे यार है इसका भी।
कंडीशन दिया रहता है उसको हटा सकते हैं, उसका कोई कंडीशन नहीं दिया था बस भी। नहीं, आप समझते गलत हो। आपको कोई चीज सही बोला गया, आप उसको अब यहाँ एक्चुअली समझ नहीं पा रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे टेक्स्ट आ गया तो ये थोड़ा सेटअप टाइम लगता है। इसमें क्या करना है, देखो E1 यूनियन E2 है ना, उसका फॉर्मूला लगाओ और लास्ट में E4 कर दो, बाकी सब तो गिवन है। जैसे E1 by E4 आएगा तो उसका गिवन है, E2 by E4 कितने गिवन है, और इससे E इंटरसेक्शन E2 by E4 वो भी गिवन है, सब गिवन है। देखो कौन, हाँ जी क्या नाम है इनका, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इसका फॉर्मूला आपको आता है जी? क्या नाम है अमर, बताइए बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। अब भाई देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ये गिवन E4 होता तो क्या चेंज आता है इस फॉर्मूले में? सर अगर गिवन E3 का तो चेंज आ जाता है। फिर आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कुछ और रहा हूँ, बता कुछ और रहे हो। अगर गिवन E4 है तो क्या इस फॉर्मूले में, जैसे अभी आपने एक फॉर्मूला बताया E1 यूनियन E2 यूनियन E3 का, अब मुझे आप इसका फॉर्मूला बताओ, मैं इसमें क्या चेंजेस करूंगा राइट साइड में? सब में सर E4 से जी कंडीशन लगा दीजिए। इसके लिए सर होगा ना कुछ कंडीशन की E4 डिपेंडेंट ऑफ E1 E2 E3 में सब कुछ। अभी ये फॉर्मूला क्लियर, ये फॉर्मूला ठीक है आपके लिए? इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अरे भाई तुम्हें क्या ही समझाऊं, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो कौन समझाएगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय। अरे इस पैटर्न में बताओ मेरे भाई, इस पैटर्न में बताओ। एक्चुअली दिक्कत है यहाँ पे, मुझे कंक्लूजन ये है कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, दिक्कत ये है। अब अलग बार आपको गलतफहमी हो कि आपको आती, वो अलग गलतफहमी है, वो एक बार में किसी को भी नहीं आती, आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इस चीज को, पहले बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई इंसान जैसे है ना जिसको ये पता ही नहीं होगा उसके अंदर कमियां हैं, तो उसको कोई सुधार भी नहीं सकता, है ना। तो पहले तो रियलाइज हो कि हमारे अंदर कमी है, फिर हम उसको सुधारें। ये चीज पहले तो एक्सेप्ट करो कि आपको ठीक से समझ नहीं आया ये। अगर ये मैं बोल रहा हूँ इस पैटर्न में बताओ ना, तो ये फॉर्मूला है। अगर मुझे कोई पूछता है A यूनियन B गिवन C का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। क्यों इंडिपेंडेंट कंडीशन आएगी यहाँ पे? आपसे पूछ रहा है A यूनियन B गिवन C बताओ, रिवर्सिंग इंडिपेंडेंट घुसाना है आपको इसमें। क्यों घुसाना है इंडिपेंडेंट इसमें मुझे? ये फॉर्मूला है, इसमें क्या, ये तो दैट रिजल्ट है ना, फॉर्मूला है। आप प्रूव करना, प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे सारे जैसे सिंपलीफाई करके प्रूव करना चाहो कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। वैसे ही ये भी एक फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। और ये राइट साइड में जो भी चीजें वो सब क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है? एक थोड़ा सा चेंजेस है, कंप्लीमेंट किया। कहां चेंजेस है? माइनस होगा ये माइनस। अरे भाई तो उसको तुम लगा लो ना। ये बाबा इतना भी नहीं करोगे तो तुम एग्जाम कैसे निकाल पाओगे? वो एग्जाम वाला यही तो चेक करना चाहता है कि किसके अंदर दिमाग है, किसके अंदर दिमाग नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो कैसे एग्जाम निकाल पाओगे? वरना तो कोई बच्चा निकाल लेगा, फिर क्या ही मतलब है गेट एग्जाम जैम एग्जाम कंडक्ट कराने का? वो तो ऐसे ही पास कर दे बच्चों को, फिर चलो बेटा कोई बात नहीं, कि ऐसे ही तुम कर लो। यही तो डिसाइड करना है कौन दिमाग थोड़ा यूज कर पाएगा, कौन नहीं यूज कर पाएगा। अब थोड़ा सा चेंज है तो उसको यूज करो ना, आपको जो चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दूं कि A माइनस बी गिवन C का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे आप जानते होंगे A माइनस बी का फॉर्मूला होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो अगर गिवन C कह दिया तो हम इसमें गिवन C लगा देंगे, क्या ही मुझे सोचना है ज्यादा।
ये फॉर्मूला है। और इसको आपको प्रॉब्लम है तो इसको ये ना लिख के आप इसको लिखो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ये? तो ये लगाओ ना वहां पे आप। अब यही लगाओ जो आपको लग रहा है मिसिंग है, तो इसको ब्रेक करके मैं लिख सकता हूँ ये जो कंडीशन गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ EI माइनस EI गिवन E4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन E से गिवन E4, जहां IJ हो सकता है 1 2 3 कुछ भी। सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। E1 गिवन E4 की वैल्यू है 2i3, ये भी है 2i3, ये भी है 2i3। इसकी वैल्यू यहां से निकल आएगी, तो यहां से क्या निकल आएगी, पहला यूज कर लेते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये है 1/6, इसकी वैल्यू है 2i3, इधर भेज दो तो 2i3, तो 2i3 माइनस, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ गिवन E4, 2i3 का मतलब 4/6, 4/6 माइनस 1/6, सो 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2, और ये वैल्यू मुझे गिवन है 1/6। तो मतलब ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने सारे असाइनमेंट ट्राई नहीं किए, तो मतलब जैसे जो भी असाइनमेंट बेसिक प्रोबेबिलिटी भेजे गए थे ग्रुप में, आपको वो ट्राई एटलीस्ट सारे नहीं तो एटलीस्ट PYQ तो कर दो। ये तो जान के PYQ है, मींस आपने PYQ भी ट्राई नहीं किए। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब ये है PYQ आप असाइनमेंट नहीं किए हो, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होता। जो बच्चा असाइनमेंट 2-3 बार सॉल्व कर लिया, रिपीटेडली रिवाइज कर लिया, तो उसके लिए क्वेश्चन लगता है कि पहली बार देख के उसको सोचना पड़ेगा। अगर उसने 2-3 बार पहले सॉल्व कर रखा है और टेस्ट में वो क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली ट्रिक करेगा। सो मींस आपने असाइनमेंट को सॉल्व नहीं किया, एक बार भी सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब अगर किया होगा तो रिवाइज नहीं किया आपने। सो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंट्रेंस एग्जाम में, उससे क्लैरिटी आएगी। तो आप चाहे सिलेबस हो चाहे असाइनमेंट्स हो, PYQ नॉन PYQ, उनको कुछ टाइम बाद रिपीटेडली सॉल्व करें। एटलीस्ट एक असाइनमेंट पूरे साल में 2-3 बार तो कम से कम हो ही जाने चाहिए। PYQ भी कम से कम 4-5 बार तो हो ही जाने चाहिए। सिलेबस आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लिया और आ जाएगा तो भगवान नहीं हो, तो वैसा नहीं आएगा, तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। सबको थोड़ा कंफ्यूजन था कि कंडीशन वाला जो उसने कंप्लीट वाले में जो कंडीशन लगाया ना, वो फॉर्मूला कभी पढ़े नहीं थे। नहीं ठीक है, इट्स ओके। नहीं अभी पढ़े क्यों नहीं थे, क्योंकि आपने असाइनमेंट ट्राई नहीं किया। अगर आपने असाइनमेंट ये किया होता तो जो मैं डाउट क्लास ले रहा था बेसिक प्रोबेबिलिटी का, उसने पूछे होते मुझसे। आपने तभी डाउट नहीं पूछा, अभी डाउट पूछ रहे हो, मींस आपने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा है, इसका मतलब ये मतलब है ना। यार ये क्वेश्चन आप पहले भी क्वेश्चन पूछ सकते थे जब डाउट क्लास ले रहा था, मैं प्रॉब्लम डिस्कशन कर रहा था बेसिक प्रोबेबिलिटी का, तो आपने असाइनमेंट नहीं किया, इसका मतलब ठीक है, तभी तो फर्स्ट टाइम आप पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन तो असाइनमेंट में है, कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया मेरे साथ, मैंने एग्जाम लैब में डिस्कस। हाँ जैम 2021 का है 21, ओके। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी टॉपिक हो गया पहले एटलीस्ट PYQ असाइनमेंट जरूर कर दो। आप नॉन PYQ भी करो, टाइम है तो PYQ तो कर ही लो, उसको रिपीटेडली कर दो, केवल 2-3 बार कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा। ये जानना चाह रहे थे कि कंडीशन वाला फॉर्मूला तो लगाते हैं, वो किसी भी फॉर्मूला में कंडीशन लगा के हम हाँ जैसे नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हैं ना, उसमें अगर यहाँ कंडीशनल समथिंग है तो वो कंडीशन सब पे लगा दीजिए राइट साइड में। ठीक है, तो सेकंड में आ रहा हूँ, ठीक है सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्या है, हाँ इसमें क्या डाउट है आपको? अच्छा ये एक्चुअली बाहर का हो गया, ओके ये एक्चुअली अभी रैंडम वेरिएबल स्टार्ट होगा। तो ये PDF का डेफिनेशन पता है आपको? -∞ to ∞1 होता है। इस इंटरवल पे इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका अप्रोच ये है, अब ये पढ़ाया नहीं एक्चुअली बाहर का हो गया ये। सो इसका है कि कोई फंक्शन f(x) है, दिस इज PDF इफ एंड ओनली इफ। तो ये इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन एक अननोन है, के निकाल पाएंगे? इसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन है उसमें। हाँ जस्ट इंटीग्रेशन, मतलब इसको आप इंटीग्रेट कीजिए -∞ से +∞ में इक्वल टू 1 कर दीजिए, इक्वेशन आ गई, उससे k की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है? अरे मेरे भाई इवन फंक्शन है तो 2 टाइम कर दो ना। एक्चुअली ट्राई करके नहीं आओ तो दिखेगा नहीं कहां डाउट, मैं इसे बच्चों को लिख के आओ, ऐसे मत पूछो। आप जब मैं हिंट दिया आपको इंटीग्रेट करो, आई होप आपको इंटीग्रेशन आती होगी। अब मॉडेक्स है तो मॉडेक्स कैसे हटाते हैं, ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम 0 से ∞ हो जाएगी,
हो जाएगी ना? हाँ, मुझे पता है सबको इंटीग्रेशन आता है, लेकिन आप जब तक लिख के नहीं करोगे इनिशियली आप नहीं देख पाओगे बहुत आगे तक। तो आपको जब आप लिखोगे तो अगला स्टेप दिखेगा, जब आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप दिखेगा, जब लिखोगे तो नेक्स्ट स्टेप दिखेगा। तो एक एक स्टेप, यहाँ से 4 स्टेप आपको नहीं दिखेगा इनिशियली। सो यू स्टार्ट राइटिंग एंड देन आपको दिखेगा चीजें। मॉड हटाना है तो प्रॉपर्टी यूज कर लो इंटीग्रेशन का, या -∞ से 0, 0 से ∞ कर दो, ऐसे करके कर सकते हो। हाँ जी, किसका रहेगा? 29। Two fair dice are tossed independently. It is found that one face is odd and other face is even. ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको कि सो क्या प्रोबेबिलिटी है, ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। निकाल पाएंगे? ये एफ है कि वन फेस इज ऑड अदर फेस इज इवन, और ये ई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ होगा। हाँ करो या फिर पूछो। ये और किसी का रहेगा कोई क्वेश्चन? ठीक है, पैर बहुत दर्द हो रही है, नया से गद्दा नहीं रखा है तो हाँ खड़ा होने में विवाद है। सो अगर हो गया तो स्टॉप करते हैं यहीं पे। अभी डाउट क्लास हम लोग रखेंगे, तो मैं दूसरे सेटअप से क्लास लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा भी इसको गद्दा उधर वो करना पड़ेगा, हटा लगाना पड़ेगा। मतलब तो जस्ट आज सेटअप लगाया हमने ये, तो यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, इसको ठीक करना है। चलो अभी स्टॉप करते हैं, दूसरे सेटअप से क्लासेस डाउट क्लास का लिंक भेजता हूँ, फिर वहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट का, जिनके डाउट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट। तो ये मॉक टेस्ट 4 का डिस्कशन था, है ना? मॉक टेस्ट 5 का डिस्कशन अगले संडे या सैटरडे को होगा, तो वो आप तब तक सॉल्व कर लो 4-5 उसके बाद